Hello friends, today I am starting with the first topic of Java, that is introduction of Java. ठीक है ना. तो Java is a programming language which is open source. तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ फीचर्स ऑफ द जावा डिस्कस कर रहा हूँ. तो फर्स्ट फीचर इज जावा इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? दैट इट इज नॉट लाइसेंस बाउंड एंड यू कैन इजीली डाउनलोड इट एंड यू कैन मेक अ प्रोग्राम. ठीक है ना. इसके अंदर कोई आपको लाइसेंस वगैरह की या पेड की हमारी जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. दूसरी चीज जो है वो है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारे 4 फीचर्स होते हैं, डेट इज एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिक. ये 4 फीचर्स होते हैं हमारे पास. जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 4 फीचर्स होते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अगर हम लोग इजी एक्सप्लेन करें तो हम बोलते हैं अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ईच पार्ट परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी बट आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है ना. तो हम कुछ भी रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जांपल देखें, ह्यूमन बॉडी देखें, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे मेक अ कंप्लीट सिस्टम विच इज अ ह्यूमन बॉडी. उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जब प्रोग्रामिंग में अप्लाई करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो इसके 4 फीचर्स के अंदर अगर हम लोग फर्स्ट फीचर देखें एनकैप्सुलेशन, तो एनकैप्सुलेशन का सिंपल मतलब है टू बाइंड टुगेदर, मतलब कि जोड़ना. ठीक है ना. टू बाइंड टुगेदर. तो इसके अंदर टू बाइंड टुगेदर के अंदर द डाटा, जो भी हम लोग एक्शंस परफॉर्म करते हैं कि वेदर यू आर अ मेंबर और नॉट, और यू आर साइनिंग अप, और यू आर डूइंग सम पेमेंट, यू आर बुकिंग योर ऑर्डर, कुछ भी चीज को पर हम लोग है ना एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो एक्शन कौन परफॉर्म करता है? वो एक्शन मेथड परफॉर्म करता है. कि लॉग इन करने का एक्शन मेथड परफॉर्म कर रहा है, साइन अप करने का एक्शन मेथड परफॉर्म कर रहा है, पेमेंट गेटवे से पेमेंट करनी है तो उसके लिए कुछ मेथड बना रखा है जो कि क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई कर या नेट बैंकिंग से वेरीफाई कर आपको ऑर्डर को प्लेस कर रहा है. तो ये मेथड जो ये एक्शन जो परफॉर्म करते हैं ये किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं? किसी वेरिएबल का मतलब कि जो आप डाटा डाल रहे हो, आप अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हो, आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, वो हमारा डाटा है. तो मेथड जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो डाटा पर एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब कि मेथड और वेरिएबल आपस में एनकैप्सुलेट हो रहे हैं. उसी तरीके से जो मेथड है वो क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट होता है. जावा में क्लास इज अ कीवर्ड. ठीक है ना. और जो भी है ना मेथड्स डिफाइन करे जाते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो मेथड्स एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्लास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करती है. ठीक है ना. क्लास इज सिंपल अ कंटेनर. क्लास एक सिंपल कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग मेथड्स डिफाइन करने का काम करते हैं. ठीक है ना. तो क्लास कंटेनर है जिसके अंदर मेथड्स डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो ये भी एक एनकैप्सुलेशन हो गया, मींस बाइंडिंग हो गया कि मेथड की बाइंडिंग किस में हो रही है? क्लास में हो रही है. उसी तरीके से जब हम लोग एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो प्रोजेक्ट में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं. हर मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल क्लासेस होती हैं. ठीक है. तो ये मल्टीपल क्लासेस जो है उसको हम लोग ग्रुप टुगेदर कर देते हैं कि भाई ये ए मॉड्यूल की क्लासेस हो गई तो ये पैकेज ए हो गया, ये बी मॉड्यूल की क्लासेस हो गई, ये पैकेज बी हो गया. तो जो ग्रुपिंग ऑफ द क्लासेस हो रही है, रिलेटेड क्लासेस आपस में जो ग्रुप कर रहे हैं हम लोग पैकेज के अंदर, तो वो हमारा भी एक एनकैप्सुलेशन हो गया हमारा. ठीक है ना. और लास्ट के अंदर जब हम लोग डिफरेंट पैकेजेस बना देते हैं और हमको उसको सर्वर पर डिप्लॉय करना है हमारे को, या हमारे को क्लाइंट को ये ना देना है, ये सेलेनियम जैसे हमारे एक लाइब्रेरी है उसको हम लोगों को डाउनलोड करना है, तो हम लोग उसको एक जार के अंदर, तो जार एक तरीके की जिप फाइल ही होती है. जैसे जावा के जो पैकेजेस होते हैं उनको जब हम लोग बाइंड टुगेदर करते हैं तो हम लोग जार के फॉर्मेट में बाइंड कर लेते हैं. ठीक है ना. तो आप जावा की जितनी भी लाइब्रेरी देखते हैं तो वो जार के फॉर्मेट में ही मिलती है. जैसे कि सेलेनियम भी आप देखें या कोई आप हाइबरनेट देखें, आप स्ट्रट्स देखें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे उसके अंदर आपको जार फाइल्स मिलती है हमारे को. ठीक है. तो अगर हम एनकैप्सुलेशन बोले तो हम बोलते हैं वेरिएबल इज बाउंड इन अ मेथड, मेथड इज बाउंड इन अ क्लास, क्लास इज बाउंड इन अ पैकेज एंड पैकेज इज बाउंड इन अ जार फाइल. ठीक है ना. तो ये इनको हम लोग बोल रहे हैं कि एनकैप्सुलेशन हो रहा है. दूसरा फीचर जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है. ठीक है. सेकंड फीचर हमारा एब्स्ट्रैक्शन है. एब्स्ट्रैक्शन अगर हम लोग सिंपल बोलें तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. दैट इज वर्क इज परफॉर्म्ड बट हाउ इट इज परफॉर्म्ड इज हिडन फ्रॉम यू. जैसे हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो कार ड्राइव में हमारा कंसंट्रेशन इस पर है कि हम लोग फर्स्ट गियर डाल रहे हैं, सेकंड गियर डाल रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कंसंट्रेशन इस पर नहीं होता कि अंदर का इंजन कैसे वर्क कर रहा है. ठीक है ना. अंदर का गियर बॉक्स कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि वो वर्क कर तो रहा है लेकिन वो चीज मेरे से हिडन है और मेरे लिए रेलेवेंट भी नहीं है उस चीज को जानना. तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग कुछ ऐसे फीचर्स है प्रोग्रामिंग के जिसको हम लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन हमको
ये नहीं पता कि ये जो मेथड है ये कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसकी बॉडी मेरे से हिडन है, ठीक है ना, या कोई वेरिएबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन उसकी वैल्यू को यूज कर रहा हूँ लेकिन वो कहाँ डिफाइंड है वो मुझसे हिडन है, तो उस चीज को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जनरली जब हम लोग जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं उसको जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट भी एक जावा का कीवर्ड होता है, तो हम लोग जब किसी और के बनाए हुए पैकेज को, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर डिफाइन करा कि हम लोग एब्स्ट्रैक्शन ये एनकैप्सुलेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैकेजेस डिफाइन करते हैं, और पैकेजेस जो होते हैं वो जार फाइल में ऐड कराए जाते हैं। तो आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है, एक जार फाइल को डाउनलोड करके ऐड करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चीजें हम लोग आगे चलकर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो जार फाइल को जब हम लोग ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो। जब पैकेज को इंपोर्ट करते हो तो उस पैकेज के अंदर मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि क्या होती है, क्लास होती है, तो वो क्लास को आप अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पैकेज हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने बना रखा, आपने नहीं बना रखा, तो आप क्या बना कर रहे हो, आप उसके बनाए हुए पैकेज को इंपोर्ट कर अपने प्रोग्राम में यूज करने का काम कर रहे हो, और इस तरीके से आप उसकी बनाई हुई लाइब्रेरी और उस क्लास के मेथड को यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, बिना ये जाने हुए कि उसने उसके अंदर क्या एक्शन लिखा हुआ है। तो ये हम लोग एग्जाम्पल कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है ना। तो ये हमारे दो चीजें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। इसी तरीके से हम लोगों का इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि हम लोग अगर रीयूज करना, ठीक है ना, अगर अ मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड, अगर एक क्लास में मेथड ए क्लास में ऑलरेडी डिफाइंड है और बी क्लास को सेम मेथड की रिक्वायरमेंट है, तो इंस्टेड ऑफ रीडिफाइनिंग दैट मेथड वी कैन इनहेरिट इट, ठीक है ना। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, इम्पोर्ट और इनहेरिट में अंतर है। इम्पोर्ट के अंदर तो आप पैकेज को, किसी और की बनाई हुई लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर रहे हो और फिर उसके बनाए हुए मेथड को यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन एक्सटेंड्स, जावा के अंदर एक और कीवर्ड होता है, वो होता है एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड के अंदर आप क्या कर रहे हो, आपने जो एक क्लास के अंदर मेथड डिफाइन कर रखा है, जिसे हम लोग पेरेंट क्लास कहते हैं, उस क्लास के मेथड को आप रीयूज चाइल्ड क्लास में कर सकते हो। मतलब एक चाइल्ड अपने मेथड के साथ में पेरेंट के मेथड को भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर रियल टाइम एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे कि आप अगर कोई कनेक्शन कर रहे, एक नॉर्मल चीज होती है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस से डीबी कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो डाटाबेस से कनेक्शन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अगर या तो मैं कनेक्शन का कोड बार बार लिखूं तो वो तो हमारे लिए बड़ा वो हो जाएगा कि भाई बार बार लिखना, और उस केस में अगर कल को आज मैं ओरेकल से कनेक्ट कर रहा हूँ, कल को यही प्रोजेक्ट मेरे को माईसीक्वल से कनेक्ट करना है, तो मैंने जहां जहां कनेक्शन का कोड लिख रखा है सब जगह मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर चीज है कि हम लोग एक डीबी कनेक्शन नाम से एक अलग से क्लास बना दे जिसमें कनेक्शन का कोड लिख दे हम लोग, और बाकी क्लास जहां पर हम लोगों को लॉगिन के अंदर साइन अप में कनेक्शन करना है तो वहां पर हम लोग उस क्लास को डीबी कॉन क्लास को हम लोग इनहेरिट कर लें। तो इससे क्या होगा कि राइट वंस और रीयूज अगेन एंड अगेन हो जाएगा। तो उस केस में अगर मेरे को कुछ चेंज भी करना होगा तो मैं डीबी कॉन में अगर क्लास में चेंजेस करूंगा तो बाकी जगह भी वो चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा को इनहेरिटेंस का फायदा हमारा, ठीक है। और इसी तरीके से तो ये आप देखिएगा, मैंने ये नोट्स जो भी हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको जो है वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हम लोगों ने अटैचमेंट कर रखी है, तो आप वहां से नोट्स की पीडीएफ के फॉर्मेट में अटैचमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मशीन पर और पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और लास्ट चीज जो है वो है इनहेरिटेंस की पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द मेथड नेम इज सेम बट आर्गुमेंट्स डिफर, ठीक है ना। तो मेथड की फंक्शनैलिटी इनपुट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं तो मैं बोलता हूँ यू आर लेट टुडे, और फिर मैं सेकंड लाइन में बोलता हूँ माई ग्रैंडफादर नेम इज लेट गोपाल दास सक्सेना। तो यहाँ पर लेट दो सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन दोनों में इसका मीनिंग चेंज हो गया। वैसे ही अगर मैं कैलकुलेट बनाता हूँ और कैलकुलेट में मैं दो इंट आर्गूमेंट्स भेज देता हूँ और उसकी बॉडी लिख देता हूँ आई प्लस जे, और दूसरा एक और मैं कैलकुलेट मेथड बनाता हूँ, इसमें मैं तीन आर्गूमेंट्स भेज देता हूँ आई, इंट जे और इंट के, और मैं उसकी बॉडी में माइनस कर देता हूँ कि आई प्लस जे माइनस के। तो उस केस में आप बोलोगे कैलकुलेट मेथड तो नाम तो सेम है लेकिन इनपुट के अकॉर्डिंगली उनकी फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है। उसी को ही हम लोग मेथड ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग कहते हैं, जो कि हम लोग आगे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेना आगे के लेक्चर्स में, तो आपको ज्यादा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी जो डिस्कस करा फीचर्स ऑफ जावा में, पहला फीचर हमने देखा कि जावा एक प्योर जो है ओपन सोर्स बेसिकली है, और दूसरा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखा कि वो। तीसरा फीचर जो है वो है जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो आप देख रहे हैं वो थर्ड फीचर अगर आप देखेंगे तो थर्ड फीचर में लिख रखा है जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज है।
तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो चीज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी वही पोर्टेबल भी होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको आपकी कंपनी से एक लैपटॉप मिलता है, लेकिन उस पर सिक्योरिटी है कि आप कोई भी मेल ओपन नहीं कर सकते, कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना, और आप जो है 15 डेज के ऑफ के ऊपर जा रहे हैं अपने होम टाउन, तो उस केस में आपको ऑफिशियल कोई काम नहीं करना है। तो आप अपने लैपटॉप को कैरी अपने साथ कर नहीं लेकर जाओगे, तो क्या बोलोगे कि इसके अंदर मैं पर्सनल यूज की तो कुछ चीज चला नहीं सकता, ऑफिशियल काम मेरे को करना नहीं है, तो मैं इसको कैरी कर क्यों लेकर जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि वो लैपटॉप जो है वो डिपेंडेंट हो गया ऑफिस एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है ना। और लेकिन अगर मैं आपको एक लैपटॉप देता हूँ जो मैं बोलता हूँ कि आप उसमें मेल्स भी अपने चेक कर सकते हो, गेम्स भी चला सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो और ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हो, तो उस केस में आप बोलोगे कि मैं इसको होम यूज के लिए भी यूज कर सकता हूँ, ऑफिशियल यूज के लिए भी कर सकता हूँ, तो उसको आप पोर्टेबल कहोगे क्योंकि वो दोनों एनवायरनमेंट में यूज करा जाता है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग कंपाइल कर रहे हैं कोड को और वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर हम लोग उसको चला सके, ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है। तो जावा हम लोग बोलते हैं जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज है, क्योंकि जावा के अंदर EXE फाइल नहीं बनती है। तो हम लोग जावा के प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो इसमें कभी भी .exe नहीं बनती है जावा में। EXE जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो जावा ने उस चीज को हटा दिया अपने उसमें से, ठीक है ना। तो जावा के अंदर जब हम लोगों ने जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग है ना जावा को इन्वेंट करा था, तो उन्होंने बोला था कि कंपाइल टाइम पर हम मैं जावा के अंदर EXE नहीं बनाएंगे, जावा के अंदर जो बनती है वो क्लास फाइल बनती है, डॉट क्लास बनती है। जैसे abc.java को जब कंपाइल करेंगे तो abc.class बनेगी, और जो क्लास होती है वो बाइनरी कोड होता है जो कि री इंटरप्रेट करता है जावा वर्चुअल मशीन। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग जेवीएम होता है, ठीक है ना, और वो जो जेवीएम होता है वो हमारे कोड को इंटरप्रेट करता है उस मशीन के अकॉर्डिंगली। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर एक आदमी है जिसे इंग्लिश आती है और कुछ नहीं आता, दूसरा है जिसे तमिल आती है और कुछ नहीं आता, ठीक है ना, और उनको मेरे साथ कम्युनिकेट करना और मेरे को हिंदी आती है, तो उनके लिए उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा, उसके लिए उन दोनों को अपना अपना इंटरप्रेटर चाहिए होगा जो उनकी चीज को मेरे अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट कर सके, ठीक है ना। तो जावा ने भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रखा है कि प्रोग्राम जब कंपाइल हो गया A.क्लास बन गई तो उसको मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना इंटरप्रेटर है जो उसको माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर रहा है, और अगर उसी सेम प्रोग्राम को मेरे को लाइनेक्स पर रन कराना है तो लाइनेक्स का अपना अलग इंटरप्रेटर है जो कि उसको लाइनेक्स मशीन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है। तो इस तरीके से हर एक का अपना इंटरप्रेटर होता है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम जो है वो उस मशीन के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट हो जाता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो है अगले फीचर्स होते हैं वो सिक्योरिटी का फीचर्स होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं जावा जो है डिफॉल्ट जो है सिक्योरिटी फायरवॉल को यूज करता है। इसी तरीके से हम बोलते हैं जावा एक रॉबस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम बोलते हैं जावा के अंदर जो चीजें हैं वो अपने आप ही, जैसे कि कहना आपका कंस्ट्रक्टर अपने आप ही बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर का डिस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाता है। जावा के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं होते, पॉइंटर्स नहीं होते, तो जावा के अंदर रहना मेमोरी एलोकेट डी एलोकेट अपने आप ही होती है। जावा में कोई गार्बेज कलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे को अलग से, ठीक है। तो ये वजह से हम लोग बोलते हैं जावा एक रॉबस्ट है, और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं जावा एक इजी और सिंपल लैंग्वेज भी है। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे C++ से या किसी अदर लैंग्वेज से तो आप देखेंगे इट इज सिंपलर देन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है ना। और लास्ट जो फीचर्स है वो है जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेडेड और मल्टी टास्किंग में देखिए अंतर होता है। मल्टी टास्किंग का मतलब होता है सब काम इकट्ठा होना, ठीक है, वो नहीं हो रहा है, सब काम इकट्ठा नहीं होता। मल्टी थ्रेडिंग के जैसे हम लोग मशीन चला रहे हैं, हम बोलते हैं गाना भी सुन रहा हूँ, टाइपिंग भी कर रहा हूँ, कुछ डाउनलोड भी चल रहा है, तो ये मल्टी टास्किंग का मल्टी टास्क नहीं हो रहा है ये काम को। हमारा प्रोसेसर जो है वो क्या कर रहा है, इन काम के जो टाइम इंटरवल है उस टाइम को आपस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जिससे हमको ये लग रहा है कि ये सब काम इकट्ठा हो रहा है। अगर हमारा प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो कभी आपका गाना रुक रुक कर चलेगा, कभी डाउनलोड रुक जाएगा, कभी आप टाइपिंग करेंगे तो वो स्पीड में टाइप हो जाएगा लेकिन आपका डिस्प्ले में नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं हमारे को। तो वही चीज यहाँ पर भी जावा में क्या होता है, जावा में हम लोग बोलते हैं मल्टी टास्किंग होता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग वाले क्या हुआ कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह से जब काम कर रहे हैं तो उनका सबका अपना अलग इंडिविजुअल थ्रेड होता है, ठीक है ना। तो उस थ्रेड को हम लोग प्रायोरिटी देकर हम लोग आपस में पूलिंग कर सकते हैं और एक पूल के अंदर हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स को इकट्ठा चला सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि जावा एक मल्टी थ्रेडेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये तो फीचर्स ऑफ द जावा हुए हमारे। बाकी आपको जब हम लोग जावा आपके मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना होता है
तो उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैंने तो ऑलरेडी अकाउंट एक अपना क्रिएट कर रखा है। तो आप गूगल के ऊपर जाएंगे और वहाँ से आप JDK 8 या JDK 9 जो भी आपको अभी डाउनलोड करना है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ओरेकल का अभी इन्होंने जो है जावा ने को ओरेकल ने परचेज कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर जाकर आपको इसको अभी इन्होंने अकाउंट बना दिया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप एक फ्री अकाउंट है आपका, आप वो फ्री अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग है, जावा फॉर लाइनक्स अलग है, जावा फॉर मैक अलग है, ठीक है ना, ये डिफरेंट है। जावा फॉर विंडोज देखेंगे नीचे 64 बिट हमारा अलग है, 86। तो आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप उसे डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। और डाउनलोड जो होता है इसके बाद आपको उसका सेटअप चलाना है और सेटअप से आपकी मशीन के ऊपर जो है प्रोग्राम आपके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप देखेंगे तो आपका एक जावा कर ये आपका ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको जावा डेवलपमेंट किट मिल जाएगी, JDK मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस जावा का इंस्टॉलेशन है, सिंपल इंस्टॉलेशन है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। इसी तरीके से इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने दे रखा है नोट्स में, और डाउनलोड कर ले सकते हैं इसमें से। और आपको इसके अंदर जो है जावा का एनवायरनमेंट आपको सेट करना होता है, जावा का पाथ और जावा होम आपको सेट करना होता है। तो जब आप यहाँ पर JDK को अपनी मशीन पर इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके अंदर बिन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए इस पाथ को, ये मैंने पाथ को कॉपी कर लिया। अपने PC में जाना है आपको, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और आपका एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाइएगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल, और यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप न्यू के अंदर जाकर जावा अंडरस्कोर होम, तो एक होम डायरेक्टरी का पाथ हमको सेट करना होता है। तो इसके अंदर आपका जहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन हुआ है जावा JDK का, वहाँ तक का पाथ आप ले लीजिए। इसमें कोई सेमी कॉलन नहीं लगाना, ठीक है ना, टर्मिनेट नहीं करना, और इसको ओके पर क्लिक कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी अपनी मशीन पर कर रखा है इसलिए मैं ओके के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक तो आपको जावा होम सेट करना होता है, और दूसरा फिर से आप न्यू पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर लिखिए पाथ। पाथ जो होता है वो पाथ बताता है जावा सी कंपाइलर। अगर हमको CMD, तो जावा के अंदर हम लोगों को एडिटर के थ्रू भी काम कर सकते हैं। तो ID जो होता है एडिटर होता है, जिसके अंदर हम जावा के प्रोग्राम को इजीली लिख और कंपाइल कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो यूज करा जाता है वो नेटबीन्स या फिर इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो जावा का अगर आप एडिटर यूज नहीं करना चाहते हैं तो भी आप सिंपल जो है नोट पैड के ऊपर, वर्ल्ड पैड के ऊपर जावा का प्रोग्राम लिखकर और उसको जावा सी से कंपाइल करके जावा से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आजकल ज़्यादातर हम लोग इक्लिप्स पर ही काम करते हैं, इसलिए हम लोग इक्लिप्स के ऊपर ही सीधा आपको दिखाएंगे। तो आप पाथ के अंदर यहाँ पर बिन तक का पाथ, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना, ये चीज़ तब देनी पड़ती है बिन तक का अगर आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। अगर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये पाथ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप पाथ देना चाहे तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर JDK के साथ /bin और सेमीकोलन यहाँ तक का आप पाथ दे दीजिए, तो आपको वो बिन डायरेक्टरी से वो जावा सी कमांड को उठा लेगा, ठीक है। तो ये आपको एनवायरनमेंट इंस्टॉल करके एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है हमारे को, और इसके एनवायरनमेंट के बाद आपको जो है इक्लिप्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो इक्लिप्स के लिए भी आपको कुछ ऐसे ज़्यादा वो नहीं है, आप यहाँ पर डाउनलोड इक्लिप्स पर क्लिक करिए। डाउनलोड इक्लिप्स, ठीक है, फॉर विंडोज या नॉर्मल कर लीजिए डाउनलोड इक्लिप्स। तो इक्लिप्स जैसे मैंने बताया कि एक एडिटर है जिसको हम लोग जावा के प्रोग्राम को इजीली लिख सकते हैं। तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा। तो लेकिन इक्लिप्स से पहले प्री रिक्विजिट ये है कि आपकी मशीन पर जावा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपकी मशीन के ऊपर JDK नहीं है और JDK का जावा होम का पाथ सेट होना चाहिए, तो अगर वो नहीं है और जावा होम का पाथ नहीं है तो फिर ये इक्लिप्स का इंस्टॉलेशन फेल हो जाएगा, ठीक है ना, रन नहीं होगा आपका। तो इसलिए ये प्री रिक्विजिट में आप ये पहले करके रखिएगा। और ये जो वर्जन है JDK जो है 8 एंड अबव ही डालिएगा आपकी मशीन के ऊपर, क्योंकि ये इक्लिप्स जो है वो इससे नीचे के वर्जन को फिर सपोर्ट नहीं करेगा, जावा के वर्जन को। ओल्ड नहीं तो इक्लिप्स आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको लेटेस्ट जैसे इक्लिप्स से डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए JDK 8 एंड अबव को यूज करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नॉर्मल सेटअप आएगा और उसको आप सेटअप से आप इंस्टॉल कर दीजिए। और जब आप इंस्टॉल, ठीक है ना, तो ये डाउनलोड पर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है
तो आपके मेरे मशीन के ऊपर जैसे आप देखेंगे तो ये ऐसे आपका एक्लिप्स आपको नजर आ रहा है। ये एक्लिप्स इस तरीके से आपकी मशीन के ऊपर आ जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल बाद में करेंगे, तो मैं आपको इसको तो अंदर कैसे अपना जावा का एप्लीकेशन लिखी जाती है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये एक्लिप्स हो गया। अब राइटिंग है सिंपल जावा प्रोग्राम, वही हम लोगों को सिंपल जावा प्रोग्राम लिखना है। तो अब इसके अंदर आज की सेशन के अंदर हम लोग थ्योरेटिकल में ही समझेंगे चीज़ों को, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम लोग जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को लिखनी पड़ती है वो होती है क्लास। और जो प्रोग्राम सेव होता है तो जावा, तो क्लास जावा का एक कीवर्ड है, ठीक है ना। और जो भी क्लास का पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होता है, जावा कन्वेंशन कहती है कि वो कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। और जावा के अंदर जो हम लोगों का जो क्लास का नाम होता है, ठीक है ना, प्रोग्राम उसी नाम से सेव भी होगा और एक्सटेंशन जो रहता है वो उसका डॉट जावा एक्सटेंशन रहता है, ठीक है ना। और जो भी हमारी क्लास होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्लास एक कंटेनर है, क्लास के अंदर कभी भी कोई क्लास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। तो क्लास के अंदर हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, मेथड लिखना पड़ता है, और मेथड एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जावा के अंदर एक जो है मेन क्लास जो भी होगी तो वो हमेशा एक तो पब्लिक क्लास होगी। पब्लिक क्लास मतलब कि उसको फुल एक्सेस मिलेगा, फुल एक्सेसिबिलिटी होगी उसकी। अगर हम लोग पब्लिक नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब कि हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी क्लास बनाए तो उसके आगे पब्लिक लगा दीजिए, और उस क्लास के अंदर एक मेन मेथड होना जरूरी है, तो तभी क्लास एग्जीक्यूटेबल कहलाएगी। अगर क्लास के अंदर मेन नाम का मेथड नहीं है तो मेन एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जावा का, जो कि हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अगर क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं होगा तो फिर वो क्लास रन नहीं करेगी, ठीक है। तो अब हम लोग ये सब चीजें आपके साथ अगर देखें, सामने एग्जाम्पल देखेंगे सामने, तो आपने देखा तो मैंने एक पब्लिक क्लास टेस्ट बना रखी है। तो ये पब्लिक जो है मेरा कीवर्ड है, और मॉडिफायर है जो बताता है एक्सेसिबिलिटी, और क्लास भी मेरा एक कीवर्ड है, और ये मेरे प्रोग्राम का नाम है जिसका टी मैंने कैपिटल रखा है, किसी भी नाम से, और जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से प्रोग्राम सेव होगा, ठीक है ना। और क्लास के अंदर एक मेन मेथड का रहना जरूरी है। तो ये सिंटैक्स जो है ये मेन मेथड का सिंटैक्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और ये मेन मेथड जो है, ये मेन मेथड जो है ये किसके अंदर एनकैप्सुलेट हो रहा है, आप देखिए, ये क्लास की स्टार्टिंग है, ये क्लास की एंडिंग है, और उस क्लास के बीच में मेन मेथड है। तो ये मेन मेरा मेथड है जो कि मेरा कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसा भी मैंने सिंपल हेलो प्रिंट कर रखा है। तो ये हेलो को प्रिंट करने के लिए मैंने एक मेथड बना रखा है। मेन मेथड बना नहीं रखा, मतलब मेन मेथड होना चाहिए मेरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर ये मेन मेथड के बारे में आप देखेंगे तो हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पर कि ये प्री डिफाइंड मेथड है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि ये आपका सिंटैक्स जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने इसमें से स्ट्रिंग की जगह इंट कर दिया, या मेन का नाम कुछ और चेंज कर दिया, या वॉइड रिटर्न की जगह इंट कर दिया, तो फिर ये प्रोग्राम कंपाइल टाइम पर तो एरर नहीं देगा, रन टाइम के ऊपर एरर देगा। क्योंकि जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन करवाते हैं, तो जैसे आप देखेंगे नीचे, तो प्रोग्राम के अंदर जब भी हम लोगों को रन कराते हैं तो ये JVM इसको ऑटोमेटिकली रन टाइम पर कॉल करता है। तो जैसे मैंने बोला कि ये JVM का मेथड है, तो आप देखोगे ऊपर मैंने अभी JVM बताया था कि JVM ही प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है, ठीक है ना। तो JVM ही प्रोग्राम को रन करवाता है। तो जब भी प्रोग्राम रन होगा तो JVM हमेशा किसको कॉल करता है, हमेशा रन टाइम के ऊपर किसको कॉल करता है, मेन मेथड को कॉल करता है। अगर उसको मेन मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो उस केस में वो क्या दे देगा, रन टाइम एरर दे देगा, ठीक है। और ये मेन मेथड का रहना जरूरी है क्योंकि ये मेरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। तो इसका मतलब कि जब भी हम लोग को, नहीं तो क्लास नॉन एग्जीक्यूटेबल क्लास बन जाएगी, मतलब कि उसके अंदर का मेन नहीं होगा तो क्लास कंपाइल तो हो जाएगी लेकिन रन नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्लास टेस्ट के बारे में अगर आप सिंपल एग्जांपल देखेंगे तो हमने एक सिंपल क्लास टेस्ट बना रखी है, और सिंपल क्लास टेस्ट के अंदर मेन मेथड मेरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, जहां से हम लोगों ने कुछ मैसेजेस प्रिंट करवा रखे हैं कि हेलो दे रहा है, या सम कर रहा है, या सब्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अगर इस वाली लाइन को देखेंगे तो डबल कोट्स में जो लिखा जाता है, ये अगर आप देखेंगे तो ये डबल कोट्स में जो लिखा जाता है ये मेरा मैसेज है, जो यूजर को हम लोग मैसेज दे रहे हैं। और ये जो है ये ऑपरेशन हो रहा है, प्लस मीन्स ये ऑपरेशन हो रहा है। तो ये डूइंग सम 4, डूइंग सब्सट्रैक्शन मैसेज है, और ये ऑपरेशन हो जाएगा 4 - 2 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम आपको साथ डिस्कस करा।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर और भी चीज़ें ऐड करके प्रैक्टिकल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि और भी चीज़ें क्या होती है, कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, यूजर डिफाइंड मेन मेथड्स का मतलब क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे।